अगली पंक्तियों में दृश्य बदलता है और नायक के अवचेतन में दबे हुए विचार अधिक स्पष्ट होकर साकार होने लगते हैं। मुक्तिबोध लिखते हैं, अरे अरे तालाब के आसपास अंधेरे में वन वृक्ष चमक चमक उठते हैं हरे हरे अचानक। वृक्षों के शीश पर नाच नाच उठती हैं बिजलियां, शाखाएं डालियां झूम कर झपट कर चीख एक दूसरे पर पटकती हैं सिर कि अकस्मात वृक्षों के अंधेरे में छिपी हुई किसी एक तिलिस्मी खोह का शिला द्वार खुलता है धड़ से। हरे हरे वन वृक्ष अनेक प्रकार के भावों और चिंतन के प्रतीक हैं। बिजलियां आशा, प्रकाश, क्रांति, क्रांतिकारी विचारों या हलचल की प्रतीक हैं। शाखाएं और डालियां अनेक प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक विचारों की प्रतीक हैं। तिलिस्मी खोह का अर्थ है जादुई गुफा। ये अवचेतन मन के उस हिस्से की प्रतीक है जहां पर क्रांतिकारी विचारों का दबाव सबसे ज्यादा है। शिला द्वार का अर्थ है बड़े पत्थर का दरवाजा या दरवाजे अथवा ढक्कन के तौर पर रखा गया बड़ा सा पत्थर। ये शिला द्वार अवचेतन मन में एकत्र विचारों को व्यक्त होने से रोकने वाली बाधा है। पत्थर का दरवाजा प्राचीनता का बोध भी करवाता है, यानी बहुत समय से नायक के अवचेतन मन में एकत्र क्रांतिकारी विचार और भावनाएं व्यक्त नहीं हो पाई हैं। लेकिन काव्य नायक के जीवन में अब वो समय आ गया है जब किसी भी तरह की बाधा, किसी भी तरह का दरवाजा या किसी भी तरह का अवरोध नायक के विचारों को व्यक्त होने से नहीं रोक सकता। अरे अरे नायक चौंक कर कहता है कि अरे ये क्या हो रहा है। तालाब के आसपास अंधेरे में वन वृक्ष चमक चमक उठते हैं हरे हरे अचानक। तालाब के इर्द गिर्द जो अंधेरा छाया है वहां पर हरे हरे जंगली पेड़ अचानक चमकने लगे हैं। ये हरे हरे जंगली पेड़ वास्तव में अनेक प्रकार के भावों और चिंतन के प्रतीक हैं जो तालाब रूपी मस्तिष्क या चेतना में उथल पुथल मचा रहे हैं। यानी नायक की चिंतन प्रक्रिया उसे चैन नहीं लेने दे रही है। वृक्षों के शीश पर नाच नाच उठती हैं बिजलियां। पेड़ों की चोटियों पर आसमानी बिजलियां बार बार कौंध रही हैं और अटखेलियां करती महसूस हो रही हैं। बिजलियां आशा और प्रकाश के साथ साथ उन क्रांतिकारी विचारों की भी प्रतीक हैं जो सभी भावनाओं और विचारों पर हावी हो रहे हैं। ऐसे विचार जिनके प्रकट होने का समय अब आ गया है और जिन्हें रोक पाना अब संभव नहीं है। शाखाएं डालियां झूमकर झपटकर चीख एक दूसरे पर पटकती हैं सिर। पेड़ों की बड़ी बड़ी शाखाएं और छोटी टहनियां हवा में लहराकर और तेजी से लपक कर तेज आवाजों के साथ या चिल्लाते हुए आपस में सिर टकराती हैं या गुत्थम गुत्था होती हैं। शाखाएं और डालियां अनेक प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक विचारों की प्रतीक हैं जो आपस में उलझ रहे हैं। डालियों के आपस में गुत्थम गुत्था होने से तात्पर्य है कि काव्य नायक के भीतर विचारों का संघर्ष चल रहा है। शाखाओं और डालियों के चीख कर सिर टकराने का चित्रण होने के कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार है कि अकस्मात वृक्षों के अंधेरे में छिपी हुई किसी एक तिलिस्मी खोह का शिला द्वार खुलता है धड़ से। तभी अचानक पेड़ों के घनेपन के कारण फैले अंधेरे में छुपी हुई किसी जादुई गुफा का पत्थर का बना दरवाजा धड़ धड़ की आवाज के साथ खुलता है। ये जादुई गुफा नायक का अवचेतन मन है। यहाँ अनेक प्रकार के विचित्र भाव, विचार, अनुभव, इच्छाएं और सपने दबे हुए हैं। ये गुफा जादुई है क्योंकि ये अपने भीतर न जाने कितनी विचित्र चीजों को समेटे हुए है। इसका दरवाजा पत्थर से बना है क्योंकि ये बहुत पुरानी गुफा है। यहाँ नायक के बचपन से लेकर अब तक के जीवन की अनेक व्यथाएं, अव्यक्त भावनाएं और विचार दबे हुए हैं। तालाब के आसपास पेड़ों के चमकने, बिजलियों के नाचने, डालियों के झूमने झपटने और जादुई गुफा का दरवाजा खुलने का चित्रण होने के कारण यहाँ दृश्य बिंब की योजना है। डालियों का चीखना और शिला द्वार का धड़ धड़ की आवाज से खुलना चित्रित किया गया है, जिसके कारण यहाँ श्रव्य बिंब है। झूम कर झपट कर में अनुप्रास अलंकार है। इन सारी पंक्तियों में हड़ताली वातावरण की छाया भी महसूस की जा सकती है। घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी अंतराल विवर के तम में, लाल लाल कुहरा, कुहरे में सामने रखता लोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात,
अंतराल अर्थात फासला, दूरी या बीच का समय, यहाँ पर खाली जगह की ओर संकेत है। विवर अर्थात गुफा, गड्ढा या छेद, यहाँ पर अंतराल विवर से तात्पर्य है गुफा की गहराई या उसके भीतर की खाली जगह। रक्तालोक स्नात अर्थात लाल रोशनी में नहाया हुआ, घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी अंतराल विवर के तम में। काव्य नायक कहता है कि लाल रंग की एक अजीब सी मशाल या अजीब सी रोशनी उस गुफा के भीतर के अंधेरे में घुस जाती है या प्रकट हो जाती है। वास्तव में लाल रंग की मशाल क्रांति के आह्वान की प्रतीक है, जो अवचेतन में रह रहे क्रांति पुरुष को काव्य नायक के सामने ले आती है या नायक के भीतर के क्रांति पुरुष को पूरी तरह जगा देती है। लाल लाल कोहरा, अब गुफा में लाल रंग का कोहरा या धुंध भर जाती है। ये कोहरा क्रांतिकारी विचारों के बढ़ते प्रभाव की ओर संकेत करता है और क्रांति पुरुष के आने की सूचना भी देता है। लाल रंग का कोहरा खून खराबे से भरी क्रांति की ओर भी संकेत करता है, यानी व्यवस्था को पूरी तरह बदलने के लिए जो संघर्ष किया जाता है वो कभी कभी खूनी या हिंसक भी हो जाता है। कोहरे में सामने रक्तालोक स्नात पुरुष एक। काव्य नायक देखता है कि लाल रंग के कोहरे के बीच यानी क्रांतिकारी माहौल में सामने लाल रोशनी में नहाया हुआ एक इंसान खड़ा है। रहस्य साक्षात, ये इंसान यूं लग रहा है मानो किसी गहरे राज या भेद ने आकार ग्रहण कर लिया हो, या फिर उसका व्यक्तित्व बहुत ही रहस्यमय लग रहा है। इन सभी पंक्तियों में दृश्य बिंब की योजना है। लाल लाल में पुनरुक्ति अलंकार है और अंतराल विवर, तम, रक्तालोक स्नात पुरुष, रहस्य साक्षात जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। काव्य नायक को अपने अवचेतन मन में एक विराट व्यक्तित्व वाले क्रांति पुरुष के दर्शन होते हैं, जो वास्तव में काव्य नायक के क्रांतिकारी और सामाजिक परिवर्तन की इच्छा से संबंधित विचारों का प्रतिरूप है और साथ साथ सर्वहारा या श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व भी करता है। मुक्तिबोध लिखते हैं, तेजो प्रभावमय उसका ललाट देख, मेरे अंग अंग में अजीब एक थरथर, गौर वर्ण दीप्त दृग सौम्य मुख, संभावित स्नेह सा प्रिय रूप देखकर विलक्षण शंका, भव्य आजानुभुज देखते ही साक्षात गहन एक संदेह। ललाट अर्थात माथा, गौर वर्ण यानी गोरी रंगत, दीप्त दृग यानी चमकदार आंखें, सौम्य मुख यानी भद्र, भला या शांत चेहरा, विलक्षण अर्थात अद्भुत, विचित्र या अजीब, आजानुभुज अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। शारीरिक लक्षणों की दृष्टि से लंबी भुजाओं वाला व्यक्ति साहसी, वीर या पराक्रमी माना जाता है। तेजो प्रभावमय उसका ललाट देख, मेरे अंग अंग में अजीब एक थरथर। काव्य नायक कहता है कि अपने अवचेतन की गुफा से प्रकट हुए इस इंसान का चमकदार और प्रभावशाली माथा देखकर मेरे शरीर के हर भाग में एक विचित्र सा कंपन या थरथराहट भर जाती है। गौर वर्ण, दीप्त दृग, सौम्य मुख, इस इंसान की रंगत गोरी है, आंखें चमकदार हैं और चेहरे पर कोमलता या शांति है। मुक्तिबोध इस क्रांति पुरुष को हिंसक भावों से युक्त या शस्त्रों के साथ चित्रित नहीं करते, बल्कि इसे विचारशील और तेजस्वी दिखाते हैं, क्योंकि सामाजिक क्रांति के लिए विचारशील और जागरूक होना आवश्यक है। विचार ही क्रांति या परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा शस्त्र है। वैचारिक परिवर्तन से ही सामाजिक परिवर्तन भी संभव है। संभावित स्नेह सा प्रिय रूप देखकर काव्य नायक कहता है कि इस व्यक्ति की छवि बहुत प्यारी है और इसके व्यक्तित्व में मुझे प्यार या लगाव की संभावनाएं नजर आ रही हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से भी हम जिन विचारों को अधिक दबाते हैं या जिनका ज्यादा दमन करते हैं, वे ही विचार हमें ज्यादा आकर्षित भी करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जिसे हम पा नहीं सकते, आमतौर पर हम उससे ज्यादा लगाव रखते हैं, और जो हम पा लेते हैं वो हमें थोड़े समय के बाद सामान्य या साधारण सा लगने लगता है। विलक्षण शंका, काव्य नायक कहता है कि इस प्यारी छवि या इस प्रिय इंसान को देखकर एक अजीब सा अंदेशा या मन में खटका सा होता है।
वास्तव में ये अंदेशा इस बात का है कि ये व्यक्ति नायक को क्रांति के लिए प्रेरित करेगा और नायक को आराम तथा सुविधाओं से भरी जिंदगी छोड़नी पड़ेगी। भव्य आजानुभुज देखते ही साक्षात गहन एक संदेह। नायक कहता है कि इस शानदार और विराट इंसान को, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं या जो महाबाहु और पुरुषार्थी है, सामने साकार रूप में देखकर एक गहरा संशय या एक बड़ी सी आशंका मुझ में भर जाती है। नायक को लगता है कि शायद ये व्यक्ति उसके ही विचारों का प्रतिरूप है, उसकी सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा क्रांतिकारी कविता का प्रतीक है और नायक के व्यक्तित्व की सबसे बेहतर उपलब्धि है। सभी पंक्तियों में दृश्य बिंब है और तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। संभावित स्नेह सामे अनुप्रास अलंकार है। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। पूर्ण अवस्था वह, निज संभावनाओं निहित प्रभावों प्रतिमाओं की। मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव, हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव वह, आत्मा की प्रतिमा। आविर्भाव का अर्थ है प्रकट होना, उदय होना या अस्तित्व में आना। वह रहस्यमय व्यक्ति, काव्य नायक कहता है कि वो इंसान जो मुझे अवचेतन मन की गुफा में नजर आया है, उसकी शख्सियत अनेक रहस्यों या भेदों से भरी हुई है। अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। वो इंसान मेरे उन विचारों का साकार रूप है जो अभी तक व्यक्त नहीं किए जा सके हैं। यहाँ पर अभिव्यक्ति शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। पहला है नायक के व्यक्तित्व का सबसे उत्तम और श्रेष्ठ रूप, और दूसरा अर्थ है काव्य नायक के सबसे अधिक क्रांतिकारी विचार या क्रांतिकारी विचारों से भरी कविता। काव्य नायक उस रहस्यमय इंसान में अपने व्यक्तित्व और अपने रचना कर्म का सबसे उत्कृष्ट रूप देखता है। पूर्ण अवस्था वह, निज संभावनाओं निहित प्रभावों प्रतिमाओं की। काव्य नायक कहता है कि मेरे जीवन में जितनी भी संभावनाएं हैं या जो जो हो पाना मुमकिन है, मेरे व्यक्तित्व में जिन जिन विचारों और घटनाओं का असर समाया हुआ है और अतीत या भविष्य की जो भी मूर्तियां या छवियां मैंने अपने अंतर मन में गढ़ी हैं, वो इंसान उन सभी की चरम सीमा, उच्चतम बिंदु या अंतिम रूप नजर आता है। यानी काव्य नायक के जीवन की सारी इच्छाएं, आशाएं और सपने इस इंसान के रूप में मानो साकार या जीवंत हो उठे हैं। मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव, यूं लगता है कि वो इंसान मेरे सबसे ज्यादा परिपक्व या श्रेष्ठतम व्यक्तित्व के रूप में प्रकट हुआ है या साकार हो गया है। यानी मैं उसमें अपने जीवन और विचारों की पूर्णता देखता हूँ। हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव वह। रिसने का अर्थ है टपकना या थोड़ा थोड़ा बहना। यहाँ पर तड़प या कसमसाहट की ओर संकेत है। तनाव का अर्थ है चिंता या अवसादग्रस्तता। यहाँ पर कसक या टीस की ओर संकेत है। काव्य नायक कहता है कि मेरे दिल में जो विचार और भाव तड़प रहे हैं और उनके कारण जो कसक या टीस पैदा हो रही है, वो इंसान उस कसक के समान प्रतीत होता है। आत्मा की प्रतिमा। आत्मा से तात्पर्य है मूल स्वभाव, मूल संस्कार, चेतना या चिंतन। इसे वैचारिक अस्तित्व भी कहा जा सकता है। काव्य नायक कहता है कि मुझे वो इंसान अपनी चेतना या अपने वैचारिक अस्तित्व का साकार रूप लगता है। इन सारी पंक्तियों से ये अर्थ निकलता है कि क्रांति की भावना या क्रांतिकारी विचार मनुष्य के भीतर ही विद्यमान होते हैं। कभी कभी वो सारे विचार दबे हुए ही रह जाते हैं और कभी कभी मनुष्य इन विचारों और भावनाओं को पहचान कर भी अनदेखा कर देता है, क्योंकि उसके भीतर इन विचारों को साकार करने की हिम्मत नहीं होती। प्रभावों प्रतिमाओं में अनुप्रास अलंकार है और रिस रहे में भी अनुप्रास अलंकार है। रहस्यमय व्यक्ति, अभिव्यक्ति, पूर्ण अवस्था, निज संभावनाओं, निहित प्रभावों, प्रतिमाओं, परिपूर्ण, आविर्भाव, हृदय, ज्ञान, आत्मा, प्रतिमा जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्तियों में वर्णन है कि काव्य नायक का ध्यान क्रांति पुरुष के चेहरे के साथ साथ पूरे व्यक्तित्व पर जाता है।
वो इंसान आत्मविश्वास और उत्तम शारीरिक लक्षणों से युक्त है, लेकिन उसका जीवन कष्टों, परेशानियों और असुविधाओं से भरा है। मुक्तिबोध लिखते हैं, किंतु वह फटे वस्त्र क्यों पहने है, उसका स्वर्ण वर्ण मुख मैला क्यों, वक्ष पर इतना बड़ा घाव कैसे हो गया, उसने कारावास दुख झेला क्यों, उसकी इतनी भयानक स्थिति क्यों है, रोटी उसे कौन पहुंचाता है, कौन पानी देता है, फिर भी उसके मुख पर स्मित क्यों है, प्रचंड शक्तिमान क्यों दिखाई देता है। स्वर्ण वर्ण मुख का अर्थ है सुनहरी रंगत वाला चेहरा, कारावास का अर्थ है कैद या जेल, स्मित अर्थात मुस्कान या मुस्कुराहट, प्रचंड अर्थात बहुत अधिक। किंतु वह फटे वस्त्र क्यों पहने है। काव्य नायक विचार करता है कि उस शानदार और प्रभावशाली इंसान ने फटे हुए कपड़े क्यों पहने हैं, उसका स्वर्ण वर्ण मुख मैला क्यों, उसकी सुनहरी रंगत वाला चेहरा मैला या धूल से भरा क्यों है, वक्ष पर इतना बड़ा घाव कैसे हो गया, उसकी छाती पर इतना बड़ा जख्म कैसे हो गया है, उसने कारावास दुख झेला क्यों। ऐसा लगता है कि ये इंसान किसी जेल में या किसी कोठरी में बंद था, लेकिन उसने कैद में रहना और वहां के कष्टों को सहना किस लिए स्वीकार किया होगा। उसकी इतनी भयानक स्थिति क्यों है। काव्य नायक विचार करता है कि उसकी हालत इतनी खौफनाक या डरा देने वाली क्यों है। रोटी उसे कौन पहुंचाता है, उस इंसान को किसके माध्यम से भोजन मिलता होगा ताकि वो जिंदा रह सके, कौन पानी देता है, उसे पानी कौन पिलाता होगा, फिर भी उसके मुख पर स्मित क्यों है। इतनी बुरी हालत होने के बाद भी उसके चेहरे पर मुस्कान क्यों है, क्योंकि आम इंसान तो ऐसे हालात में हौसला छोड़ देता है और वो इंसान मुस्कुरा रहा है। प्रचंड शक्तिमान क्यों दिखाई देता है, वो इंसान बहुत अधिक बलशाली या प्रभावशाली क्यों नजर आ रहा है। वास्तव में क्रांति का रास्ता बहुत तकलीफों से भरा होता है। उस पर वे ही लोग चल सकते हैं जो विचारों से मजबूत हैं, जिनका लक्ष्य स्पष्ट है, भावनाएं संतुलित हैं और जिनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शारीरिक कष्टों और असुविधाओं की भी परवाह नहीं करते। दूसरे शब्दों में, काव्य नायक के अवचेतन मन में जो सबसे प्रबल क्रांतिकारी विचार विद्यमान है, वो बहुत आकर्षक, गौरवशाली और प्रभावशाली है, लेकिन उस विचार को अपनाने और उसे हकीकत में बदलने के लिए रोटी, पानी, कपड़े, मकान जैसी सुविधाओं को छोड़ना पड़ सकता है, जेल में रहना पड़ सकता है और गोलियों का सामना भी करना पड़ सकता है। श्रीकांत वर्मा का मानना है कि ये भीतर का इंसान वास्तव में आजादी के बाद का हिंदुस्तान है, इसीलिए ये बहुत जर्जर हालत में है। इसका मुख मैला है, छाती पर गोली का घाव है और इसने जेल यात्रा का दुख भी झेला है। हालांकि इसके चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि ये विदेशी शासन से आजाद हो गया है और इसके पास नव निर्माण की इच्छाएं, आशाएं और सपने हैं। इसे लगता है कि आजादी के बाद बुद्धिजीवी लोग जागेंगे, एकजुट होंगे और क्रांतिकारी विचारों के सहारे एक नए भारत का निर्माण करेंगे, जिसमें भूखमरी और गरीबी नहीं होगी तथा विचारों की स्वतंत्रता पर भी कोई अंकुश नहीं होगा। इन सभी पंक्तियों में दृश्य बिंब की योजना है। अगली पंक्तियों में हमें पता चलता है कि इन सारे प्रश्नों पर विचार करने से काव्य नायक को एहसास हो जाता है कि क्रांति या परिवर्तन का रास्ता बहुत सारी शारीरिक और मानसिक तकलीफों से भरा है। इसलिए काव्य नायक इन सारे प्रश्नों पर विचार करना छोड़ देता है। उसके निजी जीवन के हालात और उसके आसपास का वातावरण भी उस पर इतना दबाव बना देता है कि वो क्रांति के विचार को अपनाने और क्रांति पथ पर चलने की बात सोचना ही छोड़ देता है। मुक्तिबोध लिखते हैं, प्रश्न थे गंभीर, शायद खतरनाक भी, इसलिए बाहर के गुंजान जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मारकर एकाएक मशाल ही बुझा दी कि मुझको यूं अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दी। गुंजान फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सूना, निर्जन या घना। मशाल रोशनी, क्रांतिकारी चेतना या सक्रियता की प्रतीक है। मौत की सजा चिंतन के रुक जाने की ओर संकेत करती है। प्रश्न थे गंभीर, शायद खतरनाक भी। नायक कहता है कि उस क्रांति पुरुष से जुड़े हुए ये सारे सवाल
बहुत गहरे या बहुत विकट थे। ये सवाल डरावने भी थे, क्योंकि इन पर विचार करने से या इनमें उलझ जाने से जीवन अस्त व्यस्त हो सकता था। बाहर की दुनिया भी नहीं चाहती थी कि काव्य नायक इन सारे सवालों पर विचार करे। इसीलिए बाहर के गुंजान जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मारकर एकाएक मशाल ही बुझा दी। गुंजान जंगल विषम परिस्थितियों, रूढ़िवादी समाज, जीवन में फैले अकेलेपन, बीहड़पन और परिवर्तन की किसी भी हलचल से रहित परिवेश या वातावरण के प्रतीक हैं। हवा दमनकारी शक्ति की प्रतीक है। फूंक मारने से तात्पर्य है हवा का तेज झोंकों के साथ बहना। ये दमन की कोशिश या आघात की ओर संकेत करता है। मशाल क्रांतिकारी चेतना, विचारशीलता और मानसिक सक्रियता की प्रतीक है। काव्य नायक कहता है कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था या परिस्थितियों को ये पसंद नहीं था कि कोई इंसान क्रांति या परिवर्तन के प्रश्नों पर विचार करे। शायद इसीलिए बाहर के घने जंगलों से आती हवा ने अपने तेज झोंकों से मेरे विचारों की मशाल को ही बुझा दिया। दूसरे शब्दों में, बाहर के परंपरावादी समाज और विचारहीनता के कारण सन्नाटे से भरे परिवेश ने अपनी दमनकारी प्रवृत्ति की हवा के द्वारा चोट करके या संदेश पहुंचाकर मेरे विचारों की मशाल या रोशनी को बुझा दिया कि मुझको यूं अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दी। इस दमनकारी मनोवृत्ति वाले समाज और परिवेश ने या विषम परिस्थितियों ने मानो मुझे निराशा के अंधेरे में घेर कर मौत की सजा सुना दी, यानी मेरी चिंतन प्रक्रिया को अपनी ताकत से रोक दिया। मनुष्य को चिंतन और अभिव्यक्ति से रोकना एक प्रकार से उसे मार डालना ही है। पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित समाज में प्रभावशाली लोग नहीं चाहते कि कोई भी आम इंसान क्रांति या परिवर्तन के बारे में सोचे या बदलाव के लिए प्रयास करे। इन पंक्तियों में दृश्य बिंब है और उर्दू शब्दों का कुशलता से प्रयोग किया गया है। अगली पंक्तियों में काव्य नायक वर्णन करता है कि जीवन की विषमताओं और वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों के द्वारा किस प्रकार उसके सोच विचार, समझ बूझ और दिशा ज्ञान पर अंकुश लगा दिया जाता है। उसे सूली पर टंगे मनुष्य के समान बेबस कर दिया जाता है और बड़ी बर्बरता से उसकी विचारशीलता और विवेक को मानो किसी अंधेरे गड्ढे में धकेल दिया जाता है। इन सब ज्यादतियों से उसकी चेतना ही लुप्त हो जाती है। मुक्तिबोध लिखते हैं, किसी काले डैश की घनी काली पट्टी ही आंखों में बंध गई, किसी खड़ी पाई की सूली पर मैं टांग दिया गया, किसी शून्य बिंदु के अंधियारे खड्डे में गिरा दिया गया मैं अचेतन स्थिति में। डैश का अर्थ है निर्देशक चिन्ह या योजक चिन्ह। खड़ी पाई से तात्पर्य है पूर्ण विराम की तरह सीधी खड़ी रेखा। सूली अर्थात सलीब, क्रॉस या लोहे की नुकीली छड़ जिस पर लटकाकर अपराधियों को दंड दिया जाता था। अचेतन अर्थात बेहोश, मूर्छित, विचार शून्य या चेतनाहीन। किसी काले डैश की घनी काली पट्टी ही आंखों में बंध गई। डैश या योजक चिन्ह की घने काले रंग की पट्टी घोर निराशा की प्रतीक है। आंखें जागृति, दिशा ज्ञान और समझ बूझ की प्रतीक हैं। काव्य नायक कहता है कि जीवन और समाज की विषम परिस्थितियों के कारण मेरी आंखों यानी मेरी समझ बूझ पर काले रंग के योजक चिन्ह जैसी गाढ़े काले रंग की पट्टी बंध गई। दूसरे शब्दों में, मेरी समझ बूझ पर घोर निराशा छा गई। आंखों में जो उत्साह, आशाएं, सपने और सकारात्मकता की चमक थी वो अब गायब हो गई या उस पर मानो पर्दा पड़ गया। नायक दृष्टिहीन व्यक्ति के समान हो गया है जिसे कुछ भी नहीं सूझ रहा है। किसी खड़ी पाई की सूली पर मैं टांग दिया गया। काव्य नायक कहता है कि मुझे यूं महसूस हो रहा है मानो पूर्ण विराम की तरह दिखने वाली लोहे की नुकीली छड़ पर मेरी चेतना को टांग दिया गया हो। यानी जिस तरह सूली या सलीब पर टंगा व्यक्ति बेबस होकर चेतना शून्य होने लगता है, उसी प्रकार मैं भी बेबस हो गया हूँ। दूसरे शब्दों में, काव्य नायक को लगता है कि उसकी विचारशीलता, उसकी सक्रियता, उसके मानव और समाज से संबंधित चिंतन के सामने लोहे का एक चुभने वाला या कष्ट देने वाला
पूर्ण विराम का चिन्ह अंकित कर दिया गया है, यानी उसके चिंतन को सीमित कर दिया गया है। ये पंक्तियां नायक की बेबसी की ओर संकेत करती हैं। किसी शून्य बिंदु के अंधियारे खड्डे में गिरा दिया गया मैं। शून्य का अर्थ है बर्बर या आदिम मनोवृत्तियां, और बिंदु समय, युग या स्थान का प्रतीक है। इस तरह शून्य बिंदु से तात्पर्य बर्बर, असभ्य, पाशविक और आदिम मनोवृत्तियों से युक्त समय है। अंधियारे खड्डे से तात्पर्य है बर्बर मनोवृत्तियों के कारण बनी हुई विचार शून्यता, चेतना शून्यता, घोर अकेलापन, अजनबीपन और पिछड़ापन। काव्य नायक कहता है कि वर्तमान परिस्थितियां मेरे लिए बर्बर और असभ्य मनोवृत्तियों के समान हो गई हैं, और इन्होंने मुझे और मेरे विवेक को ऐसे अंधेरे गड्ढे में ढकेल दिया है जहां पर विचारहीनता, चेतना शून्यता और घोर अकेलापन है, या जहां पर घुटन, संत्रास, बेबसी तथा निराशा का अंधेरा है। अचेतन स्थिति में काव्य नायक कहता है कि मैं पूरी तरह चेतना शून्य हो गया हूँ, यानी मुझ में इतनी शक्ति नहीं बची है कि मैं अपनी समझबूझ, अपनी भावनाओं और अपनी चिंतन प्रक्रिया को जागृत रख सकूं। विषम परिस्थितियों ने काव्य नायक के विचारों को दिशाहीन कर दिया है, उन पर पूर्ण विराम अंकित कर दिया है, और बड़ी असभ्यता, बर्बरता तथा निर्दयता से नायक को भयंकर निराशा और विचार शून्यता के गड्ढे में धकेल दिया है। नायक पूरी तरह निराश और बेबस हो गया है। आंखों पर पट्टी बंधने, सूली पर टंगने और अंधेरे खड्डे में धकेल दिए जाने का दृश्य होने के कारण इन पंक्तियों में दृश्य बिंब है। डैश, खड़ी पाई और शून्य बिंदु जैसे विराम चिन्हों या विशेष चिन्हों को प्रतीकों के रूप में बड़ी सुंदरता से प्रयोग में लाया गया है।